चलिए, साइंस का क्रैश कोर्स का भाग 1 है ये, ठीक है। और ये साइंस का तीसरा दिन चल रहा है। अगर हम क्रैश कोर्स की बात आ रहे हैं तो 9वां, मतलब पूरा अगर हम क्रैश कोर्स की बात करेंगे, क्रैश कोर्स का जो सिलेबस आ गया वो 9 आ गया है, ठीक है। अच्छा, टोटल क्रैश कोर्स का जो सीरीज है वो 45 गो का है, मतलब समझिए 45 गो, लेकिन 45 दिन के क्लियर करने में 30 दिन लगेगा, क्योंकि 15 दिन आता है आपको अदर सब्जेक्ट और 30 दिन तो लगातार मैथ आना है। तो टोटल 45 सीरीज बनेगा, जिसमें से साइंस का आज दूसरा दिन है ना। अच्छा, साइंस का दूसरे दिन आ जाए 9वां भाग में, नहीं। और इसमें भी क्वेश्चन जो लिया गया उसी टाइप के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 5-5 प्रश्न लिया गया। सबसे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और उसके बाद बायो से लिया गया। और फिजिक्स का पहला प्रश्न है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों की व्याख्या कीजिए। प्रकाश के परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखना है। तो प्रकाश के किरणें जब किसी सतह से टकरा करके, प्रकाश के किरणें जब किसी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये बोर्ड है और यहाँ से हम दूरी से लाइट मारे, टॉर्च मारे, अगर टॉर्च को हम यहाँ से सीधा दें या ये बोर्ड पे और पुनः इसे टकरा करके क्या हुए, इसी के माध्यम में क्या हुआ, लौट गया, ये प्रकाश के क्या कहलाया, परावर्तन कहलाया। अगर हम बात करें तो कोई एक हम दर्पण ले लेते हैं, हो सकता है ये दर्पण है, ये दर्पण है। अब ये दर्पण से जैसे ही प्रकाश यहां से आ रही है, ये सतह से टकराएगी, ये दर्पण का संकेत दे देते हैं हम, ठीक है। अरे बहुत परेशानी करते रहते हैं। हेलो जी, बोलिए। थोड़ा देरी में कॉल कीजिए आप। अच्छा, ठीक। परमानंद का छुट्टी दीजिए तो 9th में, परमानंद जी छुट्टी। तो यहां से देखिए प्रकाश आ रही है, प्रकाश ये बिंदु पर आई और पुनः प्रकाश लौट गई। तो प्रकाश किसी सतह से टकरा करके और लौट गई, प्रकाश किसी सतह से टकरा करके लौट गई, तब उसको क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। और ध्यान दीजिए, आने वाले किरण को आपतित किरण और जाए वाले किरण के जापतित किरण। आवे वाला आपतित तो जाए वाला जापतित नहीं रहेगा। ये होता है का परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन का मतलब मुड़ जाना है, बदल जाना, ठीक है। परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित और ये हो गया आपतित किरण। अब होता क्या है कि सर प्रकाश के जो आपतन कोण है, यहां पे बना और इधर बना प्रवर्तन कोण। ये आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण, प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम यही लिख देंगे कि इसमें तो एक ही नियम हमको पहले दिखाई दे रहा है कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण का है बराबर। और दूसरा बात, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, जो बिंदु पर आ रहा है वो आपतन बिंदु, आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर है, तीनों एक ही। ये प्रकाश के प्रवर्तन के दूसरा नियम याद करने की जरूरत नहीं कि जब प्रकाश आता है और एक बिंदु से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के मतलब लौट जाना, हम फेंके और पुनः हमारी तरफ वो चीजें चलाई तो क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। एक परावर्तन होता है, एक अपवर्तन होता है। अपवर्तन प्रवर्तन में थोड़ा फर्क है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, मुड़ जाना है। अपवर्तन का मतलब क्या है, मुड़ जाना। जैसे मान लीजिए हम गेंदा के फेंके, अब बीच रास्ते से क्या हुआ कि मुड़ गया, तो वो अपवर्तन हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और गेंदा का दीवार पे हम सीधा फेंक दी और दीवार पर से पुनः गेंदा क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आ जाएगी मेरे पास, तो ये क्या हुआ, परावर्तन हुआ। और मान लीजिए गेंदा फेंकते हैं, माध्यम में जाने के बाद बदल जाता उसका।
अब प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल हवा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल हवा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं कि प्रकाश सबसे अधिक किस में चलती है? निर्वात में। प्रकाश की चाल जो सर्वाधिक किस में होती है और सबसे कम? कांच में। सबसे कम प्रकाश की चाल, सबसे अधिक निर्वात में, सबसे अधिक निर्वात में, सबसे कम कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है। अब अगला प्रश्न, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन, इसको नाम लिखना है। तो सर लेंस 2 प्रकार की होती है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। देखिए हाँ, उत्तल लेंस और एक। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। उत्तल लेंस की बात करते हैं हम, अरे तरीके क्लास यहाँ आ गया। उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस की हम बात करते हैं तो उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के। अच्छा बताइए कि सर वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब किस में बनेगा? उत्तल लेंस में। कौन लेंस में? उत्तल लेंस में। और ये बताइए कि अवतल लेंस में क्या बनेगा? तो केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनती है। अब ये समझिए कि एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, ये समझना आपको बात। तो पॉइंट पे आते हैं। अगर हमको निकट दृष्टि दोष हो जाए, कौन दृष्टि दोष? कौन से लेंस पहनेंगे? अवतल लेंस के चश्मा। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। अगर आपको दूर दृष्टि दोष हो गया, नेत्र दोष 4 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस और अबिंदुकता दृष्टि दोष के लिए बेलनाकार लेंस। ये 4 प्रकार के लेंस चार प्रकार के रोग होता है और हर रोग में अलग अलग प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष ज्यादातर वृद्ध व्यक्ति को होता है, जैसे उम्र बढ़ जाएगा, खून कम जाएगा, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब होता है, बच्चा में भी हो सकता है, युवावस्था में भी हो जाएगा। ठीक है। आज ज्यादातर जो आंखें खराब हो रही है, ये सब मोबाइल की वजह से हो रहा है। ठीक है, ज्यादातर आंख जो खराब हो रहा है मोबाइल की वजह से हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो हम यहाँ अगर 12 घंटा 13 घंटा यहाँ क्लास लेंगे तो हमारा आंख जो चलने वाला था बहुत दिन तक के बहुत कम गया होगा। सही बता रहे हैं। सोचे कि 1 घंटा हम लोग पहले टीवी देखते थे तो मम्मी पापा तुरंत अरे आँख खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 घंटा टीवी देखे में। और यहाँ 12 घंटा टीवी ने टीवी के दादा के यहाँ रख ले, तो समझो इतना छोटा टीवी देखना है और उसे कई गुना ही बड़ा है, और उसको देख रहे हैं तो फिर क्या होगा? आँख ज्यादा खराब होगा। ठीक है। हम लोग के नींद रात में जल्दी आ जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी। काहे कि दिन भर लाइट के साथ रहते ना, देखो इधर से लाइट इधर से लाइट, अगर इसका लाइट और बाहर इधर की लाइट अगर कम हो जाएगा ना तो और जल्दी नींद आएगा, क्योंकि ये आंख पर ज्यादा इफेक्ट करता है। अब बाहरी लाइट होता है ना, इस हम लोग ज्यादा लाइट क्यों यूज करते हैं? ज्यादा लाइट इसलिए यूज करते हैं इसका लाइट कम करने के लिए। इसका लाइट कब कम होगा? जब यहाँ लाइट ज्यादा हो जाएगा, तो इसका लाइट क्या हो जाएगा? कम। अंधेरा में अगर हम देखेंगे ना, इसको अंधेरा पूरा लाइट सब बंद कर देंगे और सिर्फ इसको चालू कर देंगे तो आधा घंटा भी हम नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, आधा घंटा भी हम नहीं पढ़ा पाएंगे। काहे? आंख दर्द देना शुरू हो जाएगा। तो आंख में कई प्रकार के क्या होता है, कभी फोकस जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, जिसकी वजह से भी रोग होता है। और आंख में कई प्रकार के रोग होते हैं, कई प्रकार की बीमारियां आंख में हो सकती है, लेकिन दोष जो होती है 4 प्रकार की होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न पे आएंगे हम लोग। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे जो होता है वो आखिर क्यों टिमटिमाते हैं? जब तारे का
प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। जब तारा वाला जो लाइट होता है, जो तारा जिसको बोलते हैं टिमटिमा रहा है, तरेंगन, समझ में आता है तो नहीं? हाँ, तो तरेंगन को मनी तारा बोलते हैं किताब में, ठीक है। फिर स्टार भी इंग्लिश में बोलते हैं, क्या स्टार है देखो, ठीक है। तो वो का है कि जब उसका प्रकाश कहाँ आती है, वायुमंडल, कहाँ प्रवेश करती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। वो प्रकाश को बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से, किसको, तारा वाला प्रकाश के, तारे वाले प्रकाश के किससे होकर गुजरना पड़ता है, अपवर्तनांक वाले माध्यम से होकर के गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारे का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की ओर मुड़ती है, और जब वो अपवर्तनांक के कारण मुड़ती है तो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी से गोल है और लगातार उसकी त्रिज्या की ओर क्या होती जाती है, मुड़ती जाती है। कौन, प्रकाश। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण से कभी आंख पे लाइट पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है, कभी आंख पे लाइट पहुंचती है, कभी, जिसके वजह से हमें लगता है कि तारा टिमटिमा रही है। और अपना अगर भाषा में समझे कि सर तारे कैसे टिमटिमाते हैं, तो तरेंगन के हम लोग रात के आराम से देखते हैं, तो देखते हैं गिनते गिनते क्या होता है, कभी कभी छुप जाता है, वो हो जाता है ना। तो छुपता काहे है, वहां से उसका प्रकाश आ रहा है ना पृथ्वी पर, तो उसको वायुमंडल से होकर के हमारी आंख तक आता है वो लाइट उसकी, ठीक है। वायुमंडल से होकर के, कई परतों से होकर के आती है। तो आंख यहाँ पे है और तारा बहुत दूर में है, वहां से आया तो निर्वात से आ रहा है, हवा में जैसे ही आया मुड़ जाएगा। हमको पता नहीं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ऑटोमेटिक मुड़ती है, ये मुड़ती है। और पृथ्वी के जो बाहरी परत है उसमें बहुत धूल कण धुआं सब उड़ते रहता है। अब प्रकाश आई और उसका कण क्या हो गया, हिल गया। जैसे ही आया ऐसे सीधा आ रहा था, लेकिन तुरंत एक बार कैसे हो गया, इधर हो गया। तो जिसके वजह से क्या हमको लगता है कभी दिखाई देता, कभी नहीं दिखाई देता, उसी कारण से प्रकाश मुड़ने की वजह से यह रीजन होता है। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से भी तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश अपवर्तन के प्रकाश मुड़ जाती है, जिसके वजह से भी तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। अब देखो पंखा के ऊपर क्या करें, हम लाइट लगा दें, पंखा के ऊपर हम लाइट लगा दें और क्या करें, पंखा चालू कर दें हम। अब नीचे पढ़िए आप, पंखा जब घूमेगी ना तो क्या करेगा, लाइट को मोड़ देगा, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया, लाइट को मोड़ देगा, जिसके वजह से कॉपी पढ़ेंगे तो झिलमिलाना शुरू हो जाएगा। ट्रेन में, चलते हुए ट्रेन में कभी किताब कॉपी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट जो होती है वो मुड़ते रहती है, और लाइट मुड़ते रहती है तो आंख पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा, आंख दर्द देना शुरू कर देगा। इसलिए चलते हुए ट्रेन में हमें किताब कॉपी सब ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए पढ़ने में। यहाँ शांत अच्छा ट्रेन है तो बात अलग है कि शांत ट्रेन है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। और कभी भी पंखे के ऊपर लाइट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आँख पे काफ़ी दिक्कत पहुँचेगा। या कभी कभी ट्रेन में देखिए कि अगर इस साइड वाला लाइट नहीं लगा हो और पंखा चल रही तो लाइट झिलमिलाना शुरू कर देता है। तो हम अगर मान लें सोचे कि लाइट झिलमिला रहा है, उसके बाद पढ़ के देखिए तो नहीं पढ़ पाइएगा। काहे नहीं पढ़ पाइएगा? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, मुड़ रही है, जिसके वजह से तारे भी क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। टिमटिमाना मतलब कभी छुपना, कभी दिखाई देना, और टिमटिमाना कहते हैं। अब विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? आपको ये समझना है कि विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। देखिए, धारा बराबर Q बाई T होता है। हम अगर कह सकते हैं, अगर किसी चालक तार से T सेकेंड में, किसी चालक तार से T सेकेंड में Q आवेश बह रही है, Q आवेश बह रही है, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा T। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा तो क्या बोलोगे? एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ओम का एसआई मात्रक, ओम तो खुद मात्रक है नहीं। अच्छा, ओम किसका है? हाँ, प्रतिरोध का है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो गया। अच्छा, प्रतिरोध किस पे निर्भर करती है? हाँ, प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करती है, अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, और मोटाई पर। ठीक है, जो मोटा होता है ना वायर, उस पर निर्भर करती है। लंबाई, मोटाई और अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल। अब किसकी लंबाई
चालक की लंबाई, चालक की मोटाई, चालक अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर। कौन निर्भर करती है? प्रतिरोध। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। विद्युत मोटर के कुछ उपयोग बताइए। विद्युत मोटर के कुछ, तो पहला देखिए, विद्युत मोटर का उपयोग पंखा में करते हैं। जब पंखा चलता है और हमें कौन चीज लगा रहता है? मोटर लगा रहता है। लेकिन मोटर कौन वाला? विद्युत वाला। विद्युत मतलब करंट, करंट से चले वाला मोटर के बोलते हैं विद्युत मोटर। विद्युत से चल रहा है जो मोटर, वो क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। अब विद्युत है और असम चल रहा है वो मोटर, तो क्या कह दिए? विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर का उपयोग कहां करते हैं हम? सबसे पहले विद्युत पंखा में करते हैं। पंखा को होता है हाथ से विधुने वाला, होता है नहीं? वो पंखा में नहीं, खाली लिख देंगे पंखा में तो गलत हो जाएगा आंसर। का एगो पंखा होता है अलग से हाथों से घुमावे वाला, और एगो हम लोग के यहाँ धान ओसाने वाला भी होता है, ठीक है? उसको कैश के स्पीड से पैंडल धुनिए, उसके बाद वो हवा देगा पूरा, तो वो पंखा में यूज नहीं होता है, ठीक है? रेफ्रिजरेटर में, जनरेटर नहीं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है? वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं, MP3 प्लेयर में कर सकते हैं, प्लेयर नहीं प्लेयरों में, ठीक है? मतलब MP3 नहीं होता बाजा वजा जिसमें, उसमें भी यूज कर सकते हैं। मशीन उशीन जहां बजती है उसमें विद्युत मोटर का उपयोग। फिर होता है विद्युत मिश्रकों में कर सकते हैं। कुछ ऐसे सर्किट बना रहे जिसमें मोटर को लगा हुआ सर्किट बना हुआ, तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे इन्वर्टर देखो, उसमें भी तो मोटर यूज होता है, ठीक है? ये सब इन्वर्टर नहीं, छोटा वाला नहीं, एक बहुत बड़ा इन्वर्टर भी होता है, ठीक है? इन्वर्टर तुम लोग को बताते हैं और कहाँ पे यूज होगा। बैंक कभी गए हैं? बैंक में बैटरी को सीरीज किया जाता है और उसके आगे की इन्वर्टर लगी थी, उसमें मोटर लगा होता है। किस लिए मोटर लगा होता है? इन्वर्टर को ठंडा रखने के लिए, ठीक है? इन्वर्टर को ठंडा रखना है। इन्वर्टर बहुत ज़्यादा गर्म होने का चांसेस होती है जब ज़्यादा उस पर लोड पड़ती है। तो ये सब हो गया 5 प्रश्न, ये हो गया आपका फिजिक्स का। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते आखिर क्यों हैं? क्वेश्चन अच्छा है कि आखिर हम लोहा के वस्तु को पेंट क्यों करते हैं? तो देखिए, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। ये जैसे मान ली कि लोहा है तो इसको हम पेंट काहे करते हैं? तो पेंट इसलिए करते हैं कि ऊपरी वाला भाग क्या होता है? छुप जाता है, छुप जाता है। वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है। जब ये छुप जाता है तो जो लोहा है वो हवा के संपर्क में नहीं आता है। कौन संपर्क में? लोहा जो है हवा के संपर्क में काहे नहीं आ रहा है? काहे उस पे हम पेंट कर दिए अच्छी तरह से, तो लोहे के हवा के संपर्क में लोहा नहीं आ रहा है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता, जिसके कारण से लोहा में क्या होता है? जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उसकी पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो हम लोहा के पेंट कर देंगे तो क्या होगा? जंग लगे से। आज दरवाजा बनाते हम लोग लोहा के, तुरंत उसको पेंट करते हैं। काहे कि लोहा ऑक्सीजन में जल्दी से अभिक्रिया कर जाती है, अभिक्रिया करके जंग लग जाएगा तो जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा, फिर उसको बेचना पड़ जाएगा, ठीक है? तो फिर पैसा ज्यादा लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उस पर सस्ता पेंट चढ़ा देते हैं आसानी से, और पेंट चढ़ गया तो फिर उसके टिकाव समय अब अभिक्रिया नहीं कर पाएगी लोहा। कौन अभिक्रिया करेगा? हवा में कौन है? पेंट। और पेंट देखिए ज्यादातर हम लोग किस चीज के करते हैं? ठीक है, पेंट जो है कौन चीज का पेंट हम लोग लोहा पे करते हैं? जिंक के परत चढ़ा दीजिए आप, बहुत दिन तक अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। करेगा अभिक्रिया लेकिन बहुत धीमी गति से करेगा। जब करते करते तब तक बहुत सन पैसा हो जाएगा, फिर दूसरा दरवाजा बन जाएगा। नहीं होता है। देखो कभी कभी क्या होता है, महंगा सस्ता देखो क्या होता है हम लोग के जिंदगी में, कि हमारे पास जब पैसा नहीं होता है ना तो बाजार के हर चीज महंगा होने लगता है, ठीक है? बहुत महंगा होता है। जब पैसा होता है तो बाजार के वो चीज़ें जो होती है वो सस्ता हो जाती है, वो सस्ता आपको लगने लगती है। बाजार की जब पैसा आपके पास रहेगा तब, जैसा स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए पेन जो इसे 3 रुपये देगा, और में आप जैसे 5 रुपये कर दिया बाय मिस्टेक कलम का रेट, उसमें ना ये 4 रुपये कर दिया, ठीक है? तो वो आपके लिए मायने रखता है, 4 रुपया कर दिया। लेकिन आप जब नौकरी ले लेंगे तो आपको वो 4 रुपये मायने नहीं रखेगा। लेकिन अभी आपके लिए 1 रुपया भी मायने रखता है, 2 रुपया भी मायने रखता है।
ठीक है। तो ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट होता है पैसा हमारी ज़िंदगी में कि जब हम लोग यूज करते हैं उसको पैसा को, तो जब मेरे पास कम होता है तो जो चीज़ें सस्ता होती है वो भी हमें महंगा लगती है। और कभी कभी मेरे पास पैसा जब ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि महंगा वाली चीज़ भी आपको सस्ता लगेंगे। ठीक है, आप कभी यूज करके देखेंगे, ये ऐसा होता है अक्सर। स्टूडेंट लाइफ में हर चीज़ महंगा लगता है, कि पैसा वैसा भी कम रहता है। आपका स्टूडेंट के पास उतना पैसा कम नहीं है जितना पहले वाला स्टूडेंट के पास पैसा के कम ही रहता था। ठीक है, आपके पास तो दिखते नहीं है। अब तो मोबाइल रिचार्ज करे पैसा घरे से मिल जाता है, समझ गया। और पहले रिचार्ज करने पर ट्यूशन फी मिलता था बच्चन के, रिचार्ज करने पर ट्यूशन फी, और में रिचार्ज करना है उसको। अब आज तो रिचार्ज करने के लिए अलग से, पॉकेट के पैसा अलग से, ट्यूशन फी अलग, कॉपी के अलग, किताब के अलग, एकदम पूरा डाटा गार्जियन देगा ना तब बच्चन आएगा पढ़ लेने, तो पढ़ ही नहीं आएगा। ठीक है, पूरा अगर उसको मिलेगा तब कि नहीं पूरा कंप्लीट है एकदम हर चीज़ तब। अब पहले ये सब सिस्टम ही नहीं था। पहले आज से बहुत पहले कि देखो कि लोग जो है ट्यूशन फी हुआ बहुत मुश्किल से उसको मिलता था, बहुत मुश्किल से ट्यूशन फी। और बाकी तो उसको मोबाइल छोड़ दी, मोबाइल में रिचार्ज करे घर से कभी मिल ही नहीं सकता था। पॉकेट खर्च उसको मिल ही नहीं सकता था। पॉकेट खर्च के लिए क्या करता था गांव में लोग कि धान के समय आया तो धान के बाली चुन लिया, गेहूं के समय आया गेहूं के बाली चुन लिया। बता रहे हैं रियली बात। अब देखते होंगे पहले के तो ये पहले होता था, बुतरू में यही काम होता था, क्या पैसा उसे घर से मिलता नहीं था। दिन भर क्या करता है, धान चुनना है उसको, जो गिरता था खेत उत में बालू उली, उसको पीस उसके 1 केजी 2 केजी हुआ, दुकान लेके चल गया। और सब बर्फ पुरफ जो भी उसको लेना है ले लेगा। उस हिसाब से बर्फ वाला जब आ गया नहीं तो कटोरा लेकर नीचे बैठ जाना है, वो गिरे तो रहेगा और छाने तो रहना। हाथ तो तब होता था जब उसको उजरका वाला बर्फ वाला मांगे तो सिल्ली नहीं होता है, एक बर्फ लेंगे तो 4 गोरा से सिल्ली फ्री मांग लेंगे और वही चाटते रह जाना है। नहीं, गरीबताई यहाँ से गुजरता है, उसको हम लोग गरीबताई बोलते हैं। आज के ज़माने में सबके पास 10,000 के मोबाइल है, 20,000 के मोबाइल है, उसको गरीबताई हम लोग नहीं कर सकते। गरीबताई का दिन वो था कि जिस दिन हम लोग 1-1 रुपया के लिए सोचना पड़ता था। ठीक है, गरीबताई का उस में अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो लोग बर्फ भी खाएगा तो चाहे एकदम हैवी वाला 5 रुपया वाला चोकोबार, तो और क्या होता है जी, चोकोबार होता है वो, ये सब लड़की लोग के ज़्यादा पता रहता है। हाँ, 15 रुपया 10 रुपया जितना महंगा लीजिए चोकोबार सब प्रकार के आता है। ठीक है, तो इस टाइप को होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका, संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है? बैलेंस अनबैलेंस क्या होता है? ठीक है, संतुलित और असंतुलित समीकरण। सबसे पहले कि रासायनिक समीकरण को एक तीर से, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये तीर है, ठीक है, और ये तीर के इधर जो होता है प्रतिफल होता है, प्रतिफल, और इधर जो होता है अभिकारक। अभिकारक कहने के मतलब बाबू जो भाग ले रहा है अभिकारक और जो प्राप्त हो गया वो प्रतिफल। तो अगर इधर और इधर दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान हो, बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे? संतुलित है। जैसे मान लिया जाए कि सर हम 2 गो ले लेते हैं, इधर हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन, और रिएक्शन करके बन गया H2O। तो हाइड्रोजन 2 गो इधर, इधर भी 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो भी इधर तो इधर भी 1 गो। तो ये क्या हो गया? संतुलित समीकरण हो गया। अगर मान ली कि हाइड्रोजन इधर 2 गो रहता, इधर ऑक्सीजन है और यहाँ रहता है H2O, तो ये देखिए संतुलित नहीं है। ठीक है, ये संतुलित नहीं। तो अगर दोनों तरफ, वही कह रहा है कि अगर तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सामान्य हो जाए तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण, और दोनों तरफ सामान्य नहीं हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हो गया क्लियर? अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग बताना है। सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है इस्पात की सफाई करने में। किस में?
इस्पात की सफाई करने में हम किसका प्रयोग करेंगे? अमोनिया क्लोराइड बनाने में भी किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, औषधि के निर्माण में भी हम करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और संदर्भ प्रस्थान में भी हम करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ज्यादातर उपयोग होता है इस्पात के लिए। ठीक है, इस्पात की सफाई के लिए हम किसको प्रयोग करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के करते हैं। अमोनिया क्लोराइड बनाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HCl। HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर के किस भाग में बनता है? अमाशय में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब अम्लों के सामान्य गुण बताना है। अम्ल के सामान्य गुण बताना है। अम्ल जो होता है उस स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसका घोल साबुन के घोल की तरह चिकनी नहीं होती है। जो अम्ल होता है उस साबुन के जैसा चिकना नहीं होता है। यह धातुओं के साथ क्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यह कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अम्ल क्षारक से क्रिया करके लवण चाहे पानी बनाता है। ठीक, पानी या जल एक ही चीज हुआ। ठीक है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार के पीएच मान, पीएच स्केल कितना से कितना? 1 से 7 है ना। उदासीन 1 से 14, 1 से 14। ठीक है, उदासीन 7, उदासीन के 7। पानी क्या है? अच्छा, पानी उदासीन है नहीं। नींबू क्या है? अम्ल है। आंवला, टमाटर अम्ल में आ गया। टमाटर का पीएच मान 4.1। आधा इंग्लिश आधा हिंदी। तो इंग्लिश हिंदी के सब रगाड़ के एक ही में चलते रहता है। नहीं, कभी कभी धोखा खा जाएगा। इंग्लिश से कभी कभी सुधार। हिंदी में बोलना है तो हिंदी में बोलो, जरूरी है। हम उससे नहीं बोलते हिंदी इंग्लिश बैठ के। हम हिंदी बोलते चाहे इंग्लिश से बोलते हैं। पहले शुरू बार फोन आया था तो ऐसी होता था, लगता था ना कि फोन पर रहा रही खाली सुनाई पड़ता है। ठीक है, जैसे मान ली कि फोन आ गया तो उसको लगता है कि ना फोन पर बोलना है, खाना खा रही है तभी और सुनाए कहा पड़ेगा। मतलब कोई बोलना है तो खाना खा रही है। जैसे मान लीजिए आप कितना के बोले ना था कि रही किसको साथ बोलना है और रहा किसको साथ बोलना है। तो पापा भी है तो और बोले खाना खा रही है, और तो अभी क्या हुआ कि एक बार हम सुने को महिला से बात करते। ठीक है, स्टार्टिंग में फोन करते, मतलब हो सकता है उसका पति उति होगा कोई तो, लेकिन जेंट्स तो इतना कन्फर्म लोग जानते हैं कि पति उसके होगा, बाहर में रहता होगा। तो फोन से बतिया रहे कि खाना खा रही है, तो हमारा लग केरा से बतिया रही है। फिर बाद में देखे कि और आप फिर जैसे तैसे भी बोल दे रहा है। तो हम लोग को पता चला कि मतलब उसको इमेजिन कर रही है कि हमको मतलब फ़ोन पर बतिया रहे हैं। थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो जाता है फ़ोन पर बतिया के। नहीं, नॉर्मल आदमी जैसे बतियाएगा ना उसे फ़ोन पर बतियाए नहीं करे, लगता है जैसे नॉर्मल बतियाएंगे ना उसे फ़ोन नहीं बतियाएगा। तो ऐसे उसको लगता रहता है, लगता है ना कभी कभी। तो अगर चेंज हो जाएगा, आवाज़ें चेंज हो जाएगा। और देखो अभी के ज़माना में आवाज़ कैसे चेंज होगा। जैसे मान ले जाए कि शादी ब्याह में गए, शादी ब्याह में पहुँचे नहीं, अब फ़ोन लेके गए ना, अब कभी कभी तो कोई हाथ होता है लड़का फ़ोन वो नहीं लगाता, झूठे बतियात रहता है। हम तब ज़्यादा हाथ होता है। सही बता रहे हैं कि फ़ोन के वजह लागलो नहीं है, फ्लाई मोड में मार करके बतियात रहता है और भांजले इतना रहता है कहने नहीं है। 1 लाख यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, 2 लाख वहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, और फोनों मांगो तो 1000 रुपया के औकात नहीं, लाख रुपया की बात करते रहेगा। देखना इसे से कब जब देखेगा शादी में ढेर सारा लड़का लड़की सब जा रही है तो अपना एटीट्यूड बनैले रहेगा पूरा, बेचारा स्टेटस लगल है उसका। ठीक है, हाँ फोनों बांध देता, ये फोन तो बतिया रहा है, अरे तू फोनों बंद से करम बतिया रहा है। ऐसा होता है खाली दिखावे के चक्कर में सब, पता है नहीं। आधा दुनिया सही दिखाओ टीम में।
ये हम देखे, हम हमारे साथ एक मतलब हो गया एक बार, हम तब देखे जैसे क्या हुआ कि उसको से हम मांगे थे कि लाइए तो फ़ोन करते हैं, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, देखा है। अब बोले कि लाइए तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ, बात करते हैं फ़ोन, तो बोला कि मेरे में बैलेंस ही नहीं है, खाली फ़ोन आता है मतलब जाएगा भी नहीं। तो एयरटेल में दोनों तरफ से बंद हो जाता है, ठीक है। तो कुछ देर के बाद देख रहे हैं कि वही फ़ोन से बतिया रहा है। तो हम कहें कि हाँ अब ये मांगे तो हम बोला कि पैसे नहीं है मोबाइल में, अब फिर ही बतिया भी रहा है। तो हमको ज़रूरी बात करना था घर पे, ठीक है। हम गए थे, शादी में गए थे, हमको मोबाइल बंद हो गया। हम यहीं से कोचिंग से छुट्टी लिए, यहाँ से छुट्टी हुआ और चल गए शादी में डायरेक्ट। ज़्यादातर शादी में मैसेज अटेंड करते हैं, यहाँ से जाने के बाद ही करते हैं। अब यहाँ से गए, अब घरे फ़ोन करना ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पे इंतज़ार होता रहेगा कि अभी तक नहीं आया, कहाँ हुआ, कहाँ प्रॉब्लम से, ठीक है। एरिया थोड़ा सा रूरल पड़ता है ना, जैसे फतेहपुर तरफ रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर से अगर नहीं पहुँचे घर में, यहाँ से घर से पहुँच गया, घर से उधर से चलाएँगे तो उतना नहीं दिक्कत रहेगा, घर वाला टेंशन नहीं रहेगा। पर इधर से नहीं जाएंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से तो टेंशन रहता है घर। तो हम कहेंगे लाभ बात है, तो उसको छीन लिए मोबाइल, तो देखे कि मोबाइल वो उसका भी बंद है। तो तू बतिया के रह, क्योंकि नहीं ऐसी बतिया मान नहीं लग रहा था, मान नहीं लग रहा तो दूसरे से ऐसी बतियात रहती है। तो फोन वास का जो तरफ बतियाए को पागला लड़का है को। ऐसे बहुत होता है, कितना शादी भी हम पहुंचा हो सही बतियाए लगता है। अगला प्रश्न आ गया आपका कि ऐसा धातु को उदाहरण दीजिए, ऐसा धातु को उदाहरण दीजिए। धातु को उदाहरण देना, ध्यान दीजिए, किसका? कह रहा है कि वो धातु बताए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा, पारा धातु है। अब पारा जो है कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में, द्रव मतलब समझते हैं, हाँ लिक्विड, लिक्विड में पानी जैसा द्रव अवस्था में रहता है। पारा, पारा कैसे रहता है? थर्मामीटर में शायद पारे रहता है, थर्मामीटर देखते हैं पानी नियन, तो पारा रहता है। तो कमरे के ताप पर, जैसे साधारण कमरे के ताप मतलब यही टेम्परेचर, और इतने टेम्परेचर में क्या रहेगा? द्रव अवस्था में। कौन सा धातु को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं? सोडियम तथा पोटेशियम, दोनों के आप आसानी से क्या कर सकते हैं? चाकू से काट दीजिएगा। कहता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है धातु में? सोना और चांदी। ऊष्मा का कुचालक कौन है? लेड और मरकरी, लेड और मरकरी। एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए इसको रट ही लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में हमेशा इसका रिपीटेड होता है एक प्रश्न, कोई ना कोई एक प्रश्न आपको दे ही देगा, इसलिए इसको रट ही लेना है। अच्छा ये मछली, अरे प्रिंट हो गया, अब उसका कोई उपाय नहीं था, पर मछली लिखा गया लेकिन है मछली। मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग जहां से सांस लेते हैं, तो मछली का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स। कौन सी? गिल्स। और मच्छर का मुख्य श्वसन अंग है श्वास नली या ट्राइकिया, और केचुआ का है त्वचा, और मनुष्य के है फेफड़ा। ठीक है, हम लोग के हो गया फेफड़ा। मच्छर के जरूरी याद कर लो, श्वास नली और अगर कुछ देना ट्रेकिया को, ठीक है, जब रात के कहा तो ट्रेकिया क्यों क्या करो, कुछ दो सांस नहीं ले पाएगा। अच्छा मच्छर काहे पहुंच जाता रात में हम लोग के पास आते के साथ? ठीक है, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के गंध से पहुंच जाता है। अब लगता है कि कहानी जगह कहा ज्यादा भन बनाता है, तो इसलिए कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नाक से ज्यादा छोड़ते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नाक से छूटता है, ठीक है, तो यहाँ से छूटता है तो सुगंध पहले ज्यादा यहीं से मिलेगा उसको, तो इसीलिए कान उन जगह ज्यादा भन बनाता रहता है रात के। बाकी पैर उस जगह बहुत कम, फिर जब ढेर सा नहीं है तो फिर पैर जगह भी, ठीक है, अपना हिसाब से। जैसे हमको घर में ना ज्यादातर जो होता है मेरा रूम में कान जगह बहुत ज्यादा, 2-3 को रहता है, 2-3 को मार दीजिएगा ने, फिर रात भर आराम से सोइए, फिर रात के 2-3 को आ जाता है। मतलब 3-4 को से ज्यादा नहीं पहुंचता। अभी ठंडा के मौसम में, गर्मी में तो फिर ज्यादा हो जाता है, ठंडा में बहुत कम रहता है, 1-2 आता है, अगर उसको मार दिए बाई चांस तो फिर वो आने बंद हो जाएगा। नहीं तो फिर मच्छरदानी लगा करके छोड़ दीजिए साइड में अपन। नहीं, कछुआ नहीं जलाना चाहिए, वो आपके भी स्वास्थ्य के नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और कछुआ के जलाने नहीं, कछुआ से तुम्हारी मच्छर थोड़ा भागेगा, कछुआ तो अलग ही होता। कभी भाई
मैक्सो, ठीक है। मैक्सो ज़्यादा यूज नहीं करना है, मच्छरदानी यूज कीजिए, ठीक है। मच्छरदानी, कछुआ कम। मैक्सो अगर यूज करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर कैसे नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि एक पॉइजन है वो, जब मच्छर को मार सकता है तो हमारे जब श्वास हम लोग तो लेंगे तो वही ना, हम लोग भी तो वही ना ऑक्सीजन वहाँ के लेंगे, वो ऑक्सीजन में मिल जाएगा। अब हमारे शरीर के भी अंदर गया तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया मर सकता है, इसलिए उसको यूज नहीं करना है ना। मैक्सो ने एगो काउंटर भी आ गया, अबरी काउंटर है एगो, कौन काउंटर है? हाँ, इनकाउंटर आ गया, इनकाउंटर भी, उसको भी नहीं कीजिए, शरीर में भी इनकाउंटर होगा। फिर एक और आता है फास्टेग, फास्टेग जलाइएगा सब मच्छर जो है परपरा के मरना शुरू हो जाएगा। तो परपराना और समझते हैं, नहीं समझ आता परपराना तो नहीं क्या, मतलब जल्दी से मर जाना एकदम स्पीड में, जलाएं और 1 मिनट भी नहीं लगेगा सब मर गया, ठीक है। और एक होता है मैक्सो, वो रात भर में खाली भगावेगा, और एक होता है काउंटर, वो 10 मिनट में मारेगा, ठीक है। तो वही फास्टर होता है, उसी को बोलते हैं फास्टेग हम लोग। फास्टेग पेपर टाइप होता है छोटा, उसको जला दीजिएगा, साबुन का जैसा होता है, जला दें आराम से, वो तुरंत उसको सबको मार देगा, एकदम टाइम नहीं लगने देगा, वो बहुत फास्ट होता है। तो ये सब बहुत नुकसानदायक होता है। मछली, गिल्स, मच्छर, ट्रैकिया, केचुआ, त्वचा, मनुष्य, फेफड़ा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब आइए, मासिक चक्र कब और क्यों होता है, ठीक है। ये मासिक चक्र क्या होता है? जब परिपक्व अंडाणु शुक्राणु से संयोज नहीं कर पाता है तब तो वो टूट जाता है। अच्छा, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। कहाँ पे? अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। देखो, अंडाशय जो होता है, ये देखिए अंडाशय दोनों तरफ, ठीक है। ये हो गया अंडाशय इधर, और ये इधर हो गया अंडाशय। स्त्री के गर्भ के दोनों तरफ, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अंडाशय होता है। तो स्त्री में 2 अंडाशय हुए, एक इधर और एक इधर। अंडाशय में बनता है अंडाणु। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में किसका निर्माण? अंडाणु का। इसका सीरीज है कि भाई 1 महीना इधर बनना है और 1 महीना इधर बनना है। अंडाणु 1 महीना इधर, 1 महीना इधर बनना है। और ये मासिक चक्र जो होता है वो 28 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 28 दिन का। मतलब 1 महीना इधर, 1 महीना इधर। तो ये समझिए कि अंडाणु का निर्माण होता है और निर्माण होकर के फिलोपियन ट्यूब में आता है। अगर एरा में शुक्राणु नहीं मिल पाया तो टूट जाता है। अंडाणु यहाँ से परिपक्व होने के बाद क्या करता है? इन्हीं से फिलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फिलोपियन ट्यूब ऊपर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका, हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका। अंड जरा से बहती है, उसको क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी नलिका, इंग्लिश में फिलोपियन ट्यूब, FT बोलते हैं, ठीक है। यहां से अंडाणु बना, यहां आया फिलोपियन ट्यूब में, और एरा में शुक्राणु नहीं मिल पाया तो टूट जाएगा, और टूट के बाद गर्भ से आकर के वो योनि मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। कौन? अंडाणु। तो अंडाणु जो होता है, ये जो होता है मासिक चक्र 7 दिन तक के चलता है। 4 से 5, 6 दिन, वो अपने हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से ब्लड जिसके पास होता है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन ये चलते रहता है। तो एक अबर इधर बना तो अब इधर नहीं बनेगा, इधर बनेगा अबर महीना में, ठीक है। 28 दिन इधर, 28 दिन इधर। अबर में अगर अंडाणु इधर बन गया इस महीना में, तो इस महीना में खत्म होने के बाद इधर जब नीचे चला आएगा, बाहर आ गया शरीर से, तब फिर ये कहाँ? इधर से बनना शुरू, फिर इधर वाला हो गया, तब फिर इधर अगला महीना, ऐसे लेफ्ट राइट होते रहता है, ठीक है। मासिक चक्र कितना दिन का? 28 दिन का होता है, ठीक। 28 दिन का मासिक चक्र। जब तक बच्चा तब होता है जब शुक्राणु अंडाणु टकराता है, ठीक है। बच्चा जो होता है जब तक गर्भ में होता है तब तक उसको हम भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ही बाहर आता है शिशु, बाहर आए तो जब तक उसमें है भ्रूण कहलाता है। अच्छा, ये मासिक चक्रों को आप रोक सकते हैं भी, ठीक है। इसको बाय मिस्टेक रोका भी जा सकता है। ये लड़की लोग के खास बता दे रहे हैं, ये रोका भी जा सकता है। जैसे मान लें कि फेस्टिवल में हम चल गए कभी, और मासिक चक्र का उसका टाइमिंग होता है कि आज ही आना है। जैसे 28 दिन जिस दिन पूरा उस दिन तो आना ही आना है। तो 28 दिन जब आना है तो इसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं।
ये मेडिकल स्टोर में एक दवा मिलता है जिसके तहत आप 5-6 दिन 10 दिन तक स्टोर रोक सकते हैं, उसको आगे मतलब 28 दिन के बाद आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज हो सकता है कि घर में ब्याह हुआ है, तो उस समय मासिक चक्र आने के दौरान क्या होता है कि दर्द बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, कमर में दर्द, सब स्त्रियों का पता होता है कि कमर में दर्द होना, इस प्रकार के बहुत सारा तकलीफ भी हो सकती है, ठीक है। फिर ब्लड प्रॉब्लम और दर्द, ये दो चीज से क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब घर में कोई फेस्टिवल है तब वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, कंफर्टेबल हमेशा महसूस नहीं कर पाएगी, तो इसके वजह से क्या होता है कि डॉक्टर लोग इसका निकाल दिया, इलाज निकालते हैं भाई 10 दिन तक हम आगे इसको कर सकते हैं। जैसे नहीं कि हमको ये एग्जाम देने जाना बाय मिस्टेक, अब एग्जाम देने जाना है तो इसमें तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। एग्जाम देने जाना है तो वहाँ पर हम गए पटना, दिल्ली, मुंबई गए, तो वहाँ तो हमारे पास उतना सुविधा नहीं, घर में हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, तब वहाँ क्या करता है कि हम टैबलेट लेते हैं जिसकी वजह से दिन थोड़ा आगे चल जाती है। तो मासिक चक्र को हम आगे पीछे कर सकते हैं। मासिक चक्र 28 दिन, और ये कब होता है? परिपक्व अंडाणु शुक्राणु से योजन नहीं कर पाता है तो टूट करके ये योनि मार्ग के द्वारा बाहर ये निकल जाती है। इसको आगे कर सकते हैं, इसको डॉक्टर से आप मिल सकते हैं इसके लिए, अगर किसी प्रकार किसी को प्रॉब्लम रहेगा तो। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है और कैसे होता है? भाई शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में होता है। कहाँ में? वृषण। अब वृषण जो होता है शरीर से बाहर होता है, पुरुष में होता है वृषण, ठीक है। अंडाशय होता है स्त्री में और वृषण होता है पुरुष में, और शरीर से बाहर होता है, ध्यान रखिएगा, शरीर से बाहर। ये हो गया वृषण का चित्र, 2 वृषण होता है, ठीक है। इसमें किसका निर्माण हो रहा है? शुक्राणु का। वैस्ट नस से जुटा था, वैस्ट नस, कौन नस? वैस्ट डिफेंस नस, वैस्ट डिफेंस किससे? वृषण से, और ये जाकर के फिर सीसन से जुड़ा होता है, ये सीसन हो गया। अब शुक्राणु यहां पे बना, ये बाहर निकला, शुक्राणु का निर्माण वृषण, जिसको इंग्लिश में टेस्टिज बोलते हैं, ठीक है। 2 होता है, इसलिए लगातार कोशिका विभाजन के कारण भी ये होता है, अतः कोशिका धीरे धीरे शुक्राणुओं में बदल जाता है। कोशिका का विभाजन इसमें होता है और कोशिका शुक्राणु में बदल जाता है, और यही जाकर के फिर फिलोपियन ट्यूब में निषेचन करता है, जिसकी वजह से फिर संतान होती है। ये रीजन्स हो गया। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, जिसको हम इंग्लिश में टेस्टिज कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? मेंडल ने किन किन 7 लक्षणों पर अपना प्रयोग किया था? तो सबसे पहले पौधे की लंबाई पर प्रयोग किया, पुष्प का रंग, बीज का आकार, बीजों का रंग, फलों का आकार, फलों का रंग और फलों की आकृति, ये 7 पे मेंडल जो है, मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल किस पौधे पर प्रयोग किया था अपना? मटर के पौधे पर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मेंडल जो है किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर। और मटर के पौधे के प्रयोग जो लक्षण चुना गया था, पौधे की लंबाई, पुष्प का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, फल का आकार, फल का रंग और फल की आकृति, ठीक है। कितना क्वेश्चन है? फिर 14 क्वेश्चन आ जाए। 15 क्वेश्चन कहाँ? एक ये कहीं से आ गया जी? हम तो यहाँ 15 प्रश्न लिखे थे। तो मेंडल से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है, तो मेंडल से भी आपको क्वेश्चन याद कर लेना है। मेंडल से क्वेश्चन जो होता है लगातार पूछते रहता है, और मेंडल से यहाँ से क्वेश्चन और 15 नहीं होते, क्वेश्चन बना सकते हैं भी आप। मेंडल से और क्वेश्चन पूछते हैं, मेंडल का प्रयोग लिख दो, उससे भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो टोटल प्रश्न को फिर आपको लिखना है, आपको याद करना है, ठीक है। और साइंस तो बहुत इजी चीज होता है, साइंस के थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा समझे, उसके बाद आसानी से याद कर लें, इतना इजी होता है साइंस। हो गया कंप्लीट? लास्ट कर दें।